tuberculosis. Today we are going to discuss our fourth chapters regarding MCQ questions. In class 12 examinations there are 20 MCQ questions for your syllabus. देखिए क्लास 12 के एग्जामिनेशंस में अकॉर्डिंग टू बोर्ड 20 MCQ क्वेश्चंस आते हैं और जिसको आपको सॉल्व करना होता है. तो MCQ क्वेश्चंस कुछ ऐसे डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपने चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा है तो आपको अपने आप से खुद सही क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे ताकि आप उसको समझ सकें कि कैसे क्वेश्चंस को आपको जवाब देना है. मैंने इस वीडियो में चैप्टर 4 के रिगार्डिंग जो भी MCQ क्वेश्चंस हो या हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस को बनाए हैं आपके एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग. तो हम लोग आज उस क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग चैप्टर 4 लेक्चर 1, 2 और 3 में जो जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है उसी से रिलेटेड मैंने MCQ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा है और बारी बारी हम सभी उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और हर पॉइंट पे हम लोग ये पॉइंट को क्लियर करेंगे कि पिछले वीडियो से कैसे इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस को बनाया है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्रिएट्स hindrance or obstacles for an individuals to store, process and produce information. देखिए रिगार्डिंग डिसेबिलिटी पहला वीडियो में मैंने अपनी डिसेबिलिटीज के बारे में बताया था. तो डिसेबिलिटीज के 3 टाइप्स थे, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल. तो ये जो पॉइंट पहला है विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्रिएट ऑब्स्टिकल्स फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. तो ये इसका आंसर होगा कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज. कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. देखें कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज वो होती हैं जिसमें चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है अपने इंफॉर्मेशंस को, यानी कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करता है जिससे ब्रेन एक सिस्टम के थ्रू फंस जाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, प्रोड्यूस करे, इंफॉर्मेशंस को सेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करे. तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था कि विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स फॉर एन इंडिविजुअल्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. तो उसका आंसर होगा कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज. क्वेश्चन नंबर 2 कि which type of disability can affect individual's ability to read, compute, speak and write. देखें डिसेबिलिटीज का पहला ही पॉइंट था टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज में कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज. तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हमने पढ़ा था, उसका जो डेफिनेशन था कि इन दिस डिसेबिलिटीज द पर्सन कैन अफेक्टेड टू रीड, राइट एंड कंप्यूट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थ्रू कम्स द सेंसेस. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमें डेफिनेशंस क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये भी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज को शो कर रहा है. कि एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि व्हिच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट इंडिविजुअल्स. कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जो अफेक्ट करती है इंडिविजुअल्स के रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट पोजीशन में. तो वो है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो भी होगा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 3 कि which type of disability limits an individual's physical functioning, mobility and stamina. देखिए आप अगर अपने क्वेश्चंस को समझना है तो सबसे पहले हमें अपने टॉपिक को बहुत डीपली समझना जरूरी होगा. मैंने डिसेबिलिटीज के जो पहला लेक्चर था उसमें आपको 3 टाइप की डिसेबिलिटीज को बताया था कि कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल. तो थर्ड पॉइंट जो है कि विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिमिट्स एन इंडिविजुअल्स. कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जो लिमिट कर देती है फंक्शनिंग को हर इंडिविजुअल्स के, जैसे मोबिलिटी और स्टेमिना. तो कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी थी? ये डिसेबिलिटी थी फिजिकल डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी हैज लिमिट द फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स और फंक्शनिंग, मोबिलिटी और स्टेमिना. हमको क्लियरली विजिबल हो जाती है कि ये फिजिकल डिसेबल है. तो जो भी फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है उनको हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटीज लिमिट्स एंड इंडिविजुअल्स फंक्शंस और फंक्शनिंग, मोबिलिटी और स्टेमिना. तो थर्ड जो पॉइंट है उसका आंसर होगा फिजिकल डिसेबिलिटी.
पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इन विच डिसऑर्डर चिल्ड्रन कैन सिट फोकस children cannot sit focus and pay attention properly। देखें अब ये क्वेश्चंस डिसऑर्डर के टर्म से स्टार्ट हुआ है कि कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स थे। तो मैंने आपको डिसऑर्डर्स के वीडियो में लेक्चर 2 के वीडियो में डिसऑर्डर्स क्लियर किया था। तो डिसऑर्डर्स हमने 5 टाइप के पढ़े थे, ADHD, SPD, ODD, OCD। तो हमने 5 डिसऑर्डर्स पढ़े थे। तो इस डिसऑर्डर में कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो इस डिजीज को या इस टाइप की कंडीशंस को कंप्लीट करता है। तो हमको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसमें लिखा है कि इन विच डिसऑर्डर चिल्ड्रन कैन नॉट सिट फोकस एंड पे अटेंशन प्रॉपर्ली। तो देखिए हमारा पहला जो डिसऑर्डर था ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इन दिस डिसऑर्डर द चिल्ड्रन कैन नॉट सिट प्रॉपर्ली एंड फोकस द पर्टिकुलर पॉइंट। ये डिसऑर्डर अडल्ट और चिल्ड्रन पे डिफरेंट सिम्टम्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किए थे इस वीडियोस के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 2 में। तो आपको एक बार क्लियरली आपको लेक्चर को समझना पड़ेगा कि कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपने लेक्चर को क्लियरली समझा है तो आपसे एक भी MCQ गलत नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चंस को पढ़ते ही हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए कि इन विच डिसऑर्डर चिल्ड्रन कैन सिट फोकस एंड पे अटेंशन प्रॉपर्ली। कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें चिल्ड्रन ना सही से बैठ सकता है, ना फोकस कर सकता है, ना टेंशन हो सकता है। तो वो डिसऑर्डर है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो क्रिएट करता है ऑब्स्टिकल्स फॉर द चिल्ड्रन फॉर द फोकसिंग इन द पर्टिकुलर पॉइंट। और ये डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट कंडीशंस के साथ क्रिएट होता है। पहले जो डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली इनको फाइंड नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्टेट ऐसी बदल जाती है कि डिसेबल हो जाते हैं पर्संस। तो इनके सिम्टम्स जो है उनके अकॉर्डिंग इनको देखा जाता है कि कौन सा डिसऑर्डर हम लोग को अफेक्ट कर रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर द ब्रेन हैज डिफिकल्ट टू रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स थ्रू द सेंसेस। देखें ADHD के बाद SPD एक ऐसा डिसऑर्डर था, मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यहां पे क्वेश्चंस में क्लियरली है कि विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर द ब्रेन हैज डिफिकल्टीज टू रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए जो इंफॉर्मेशन हमारी सेंस के थ्रू ब्रेन से आती है, तो कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसको उसको ऑब्स्टिकल का काम करता है, जो उसको प्रॉपर पहुंचाता नहीं है। तो ये डिसऑर्डर है SPD, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का जो डिफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो SPD में होता क्या है जनरली कि ब्रेन हैज डिफिकल्टीज टू फाइंड द मैसेज एंड रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग द सेंस दैट कम्स टू द सेंसेस। ब्रेन को ऐसी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है कि मैसेज जो हमारी सेंस के थ्रू आ रहे हैं उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, ना ही रिसीव करता है। मतलब एक ब्रेन में ट्रैफिक जैम टाइप की स्थिति होती है जिसके अकॉर्डिंग वो ना मैसेज सर्कुलेट कर सकता है सेंसेस को, ना समझा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले 5 क्वेश्चंस को जाने। ये क्वेश्चंस MCQ बेसिस पे आपको पूछे जाएंगे। मैंने आपको क्वेश्चंस फाइंड किए हैं, निकाले हैं, तो आपको इसमें ऑप्शंस मिल सकता है एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग कि इंडिविजुअल्स में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है या कौन सा ऐसा डिसऑर्डर होता है। 4 डिसऑर्डर के बारे में आपको दे देगा, आपको एक करेक्ट चुनना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चंस को सीधे मल्टीपल चॉइस में कह लिए या हम शॉर्ट क्वेश्चंस कह रहे हैं। तो मैंने ऐसे 10 क्वेश्चंस बनाए थे। आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस बताने के बाद एक MCQ का भी सेशन लेंगे जिसमें हम लोग MCQs को क्लियर करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशंस में MCQ आते हैं और आपको कंप्लीट और करेक्ट चुनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपने वीडियोस को कंप्लीट देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो इन 5 के बाद मैं दोबारा इन 5 ऑप्शंस को रखूंगा आपके सामने कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इन विच डिसऑर्डर चिल्ड्रन ऑलवेज टेंड्स टू डिस्टर्ब दोज अराउंड देम। देखिए मैंने आपसे बार-बार कई बार कही, आप अगर वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर्स एक बार में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है या चैप्टर्स को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है, गिवन टाइम में जब पढ़ाया जाता है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ डिसऑर्डर के सिम्टम्स सेम होते हैं पर उसको लैंग्वेज के थ्रू समझ सकते हैं कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सेम इस क्वेश्चन में भी है कि इन विच डिसऑर्डर चिल्ड्रन ऑलवेज टेंड टू डिस्टर्ब। देखिए वर्ड जोड़ गया डिस्टर्ब, तो दोज अराउंड देम, किसको डिस्टर्ब करते हैं जो उनके आसपास होते हैं। तो हमारे बारे में जानते हैं, इसका नाम है ODD, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। मतलब
ये डिसऑर्डर का काम, इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो थे वो ये थे कि चिल्ड्रेंस डिसओबे करते हैं अपने पर्सन्स को या पेरेंट्स को, या अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मिस्टेक को दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करते हैं अराउंड देम जो पर्सन उनके साथ होते हैं। तो इस डिसऑर्डर में चाइल्ड के अंदर एक बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, जिसका मतलब है कि वो रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, ऐसे हॉस्टिल नेचर के हो जाते हैं, लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं, और जिनके अंदर फ्रेंड्स को बनाने की क्षमता नहीं होती है, उनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत कंजेस्टेड होता है, अलग थॉट्स के व्यक्ति होते हैं, मतलब अपोजिट बिहेवियर करते हैं अनदर व्यक्तियों के साथ, उनको डिसोबे करेंगे, उनकी बात को नहीं सुनना, अपनी मिस्टेक को दूसरे के ऊपर लगाना। तो ऐसे टाइप के जो सिम्टम्स वाले डिसऑर्डर हैं वो है ओटीडी। तो हमारा क्वेश्चन था इन विच डिसऑर्डर चिल्ड्रन ऑलवेज टेंड टू डिस्टर्ब दोज अराउंड देम। चिल्ड्रन के साथ कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको वो डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर का नाम है ओटीडी। नेक्स्ट है कि विच डिसऑर्डर कॉज रिपीटेड अनवांटेड थॉट। देखिए ये हमारा लास्ट डिसऑर्डर था जिसका नाम था ओसीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन होना और किसी चीज का कंपल्सन रहना, जैसे अनवांटेड थॉट का बार बार रिपीट होना, जैसे कि हाथों में जर्म्स है, हमने हाथ सही से साफ नहीं किए, या किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को ये अफेक्ट कर सकता है। अनवांटेड थॉट का मतलब किसी भी तरीके के थॉट्स जो बार बार उसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, एक ही चीज को बार बार सोचना, जर्म्स को लेकर, या हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें हम गलत ना हो जाए, एम्बैरेस को फील ना कर पाए, ऐसे थिंकिंग को सोचते रहने का ही जो थॉट का प्रोसीजर है वो एक डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसका नाम है ओसीडी, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए एक ऑब्सेशन हो जाना कि ये चीज डिस्टर्ब कर सकती है या ऐसे ऐसी आम चीजें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसडी, ओडीडी, एसपीडी एंड ओसीडी। एग्जामिनेशंस में आपके ये क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए होंगे और आपको करेक्ट वन चुनना होगा, और आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेलिंग क्या सही लिखी है कि नहीं लिखी है। तो आपको इन सब चीजों को देखते हुए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे पहले लिखा है एडीएसडी, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नंबर 2 लिखा है ओडीडी, मतलब अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। थर्ड लिखा है एसपीडी, मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नंबर 4 लिखा है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सबके बारे में बता देता हूँ। एडीएसडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, चिल्ड्रन का अटेंशन ना कर पाना, प्रॉपर सेट और कंप्यूट नहीं कर पाना, प्रॉब्लम्स और इंफॉर्मेशन को आगे प्रोड्यूस ना कर पाना। ओडीडी अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इसको अभी मैंने क्लियर किया। एसपीडी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इन दिस disorder the brain has difficulties to receive and responding the message that comes from the senses। मैसेज जो सेंस के थ्रू आ रहे हैं उसको रिपीट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाना प्रॉपर्ली। और द लास्ट वन इज ओसीडी, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ऑब्सेशन होना या ऑब्सेशन की वजह से बार बार अनवांटेड थॉट्स का क्रिएट करना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है। ये मैंने 10 क्वेश्चंस के आस लगभग आपको एमसीक्यू बेसिस पे कैसे आपको सॉल्व करना है इसके बारे में बताया। अभी मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को लूंगा और आपको बताऊंगा कि हमें कैसे करेक्ट आंसर चुनने हैं, कि हमें बेस्ट 4 में करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जैसे अभी आपको एग्जांपल में तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बताने हैं और आप समझ जाएंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चंस को करेक्ट करना चाहिए था और किस क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है। देखिए सिम्टम्स सभी डिसऑर्डर के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम डिसऑर्डर को पहचान पाएंगे, ना कि उनके नाम के अकॉर्डिंग ही, कि हम सिम्टम्स को पहले समझें कि इस डिसऑर्डर में ये सिम्टम्स कंपल्सन है, कंपल्सरी है, आता ही है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हमें बेस्ट आंसर को उसमें से सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स एमसीक्यू क्वेश्चंस टाइप लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच इज द कॉज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का कॉज क्या है? नंबर 1 जेनेटिक, नंबर 2 लो बर्थ वेट, नंबर 3 इन्वायरमेंटल और नंबर 4 ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था कि हमें बेस्ट आंसर चूज करना पड़ेगा जब हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर सिमिलर से दिखे। हमारे पास बेस्ट आंसर इसमें क्या है? देखिए हमारे को सिम्टम्स पहले पता होने चाहिए कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का सिम्टम्स क्या है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का सिम्टम्स जेनेटिक भी था, लो बर्थ वेट भी था,
इन्वायरमेंटल कॉज भी था और ब्रेन डैमेज होना भी था, ब्रेन इंजरी भी होना था। तो यह सारे कॉज तो क्लियर है ना, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। जो भी हमारे आंसर दे रखे हैं वो सारे सही हैं, तो हमारा आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आंसर तीनों ही सही थे, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ काम लेना है, आपको देखना है, पढ़ना है, रिपीट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द कॉज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के कॉज क्या है? तो कॉजेस लिख रखे हैं जेनेटिक, लो बर्थ वेट, एनवायरमेंटल एंड ऑल ऑफ इट। तो ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। सो हमको आंसर्स को करेक्ट फॉर्म में ही देखना है, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ है, तो फोर्थ वन इज करेक्ट। हम फोर्थ आंसर को करेक्ट करेंगे। आपको एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में बस यही चीज क्लियर करनी है कि एमसीक्यू 20 मार्क्स के आने हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू में आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कोर बेरिंग सब्जेक्ट है। आपका अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप कहीं ना कहीं पीछे होंगे, तो आपको पेशेंस के साथ देखना है एमसीक्यू। आंसर्स आपको सब क्लियर होंगे, बट आप एक बार उस क्वेश्चन को रिपीट करें, पढ़ने की कोशिश करें, आप सही लगा लेंगे। नेक्स्ट है, इन विच डिसऑर्डर चिल्ड्रन फाइंड टू पे अटेंशन टू थिंग्स आर ऑलवेज रेस्टलेस। ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे में पे अटेंशन नहीं कर पाता है और हमेशा रेस्टलेस सा दिखता है? ऐसा कौन सा डिसऑर्डर था, उसके बारे में जानना था। तो ऐसा डिसऑर्डर का नाम क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ओसीडी, एडीएचडी, एडीएचडी मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ एसपीडी, ओसीडी, एसपीडी, ओडीडी और एडीएचडी। ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें चिल्ड्रन को पे अटेंशन और थिंक को ऑलवेज रेस्टलेस जैसी पोजीशन में रहता है? तो इस डिसऑर्डर का नाम है एडीएचडी। इसके सिम्टम्स को मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 1 वीडियो में, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सिम्टम्स जो चाइल्ड के होते हैं हमेशा रेस्टलेस से रहते हैं या रिफ्यूज करते हैं, किसी वर्क को ओबीडिएंट नहीं होते हैं और अपने वर्क को हमेशा स्किप करने की कोशिश करते हैं, अटेंशन नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स थे, सिम्टम्स के थ्रू मैंने आंसर्स को करेक्ट किया है। अगर दूसरे इसको हम गलत कर भी सकते हैं, जैसे क्योंकि अटेंशन की बात हो रही है तो एसपीडी भी हमारे माइंड में आएगा कि एसपीडी भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेन से सिम्टम्स को लाता है पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेंस के थ्रू मैसेज जो आ रहा है उसकी रिस्पॉन्डिंग ही नहीं हो रही, ना मैसेज रिसीव हो रहा है ना रिस्पॉन्ड हो रहा है, तो ये आंसर ये गलत हो गया। ओडीडी अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है, इसमें अपोजिट के प्रति रिफ्यूज होने की क्षमता या रिफ्यूज करते हैं, डिसओबे करते हैं, मिसएक्टिंग करते हैं, मिस्टेक करते हैं, अपनी मिस्टेक को दूसरों पर लगाते हैं। तो ऐसी टाइप की कोई बात इसमें नहीं है। पहला था ओसीडी, कंपल्सिव डिसऑर्डर है नहीं, ऑब्सेशन किसी चीज का है नहीं, तो ऑब्सेशन नहीं है तो आंसर हमारा एडीएचडी से है। तो आपको भी इसी तरह कोशिश करनी होगी कि कैसे हम आंसर्स को करेक्ट करने की कोशिश करें, बेस्ट आंसर के पास जाएंगे कि बेस्ट आंसर कौन सा है। कुछ क्वेश्चंस में आपको आंसर्स क्लियरली मेंशन होंगे कि इसका आंसर ये है, बट जहां पे क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपको आंसर्स को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा आंसर कौन सा सही हो सकता है। आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है और क्वेश्चन आपका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच डिसऑर्डर द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स यूजुअली बिहेव लाइक अ रिबेल आर्ग्यू एंड रिफ्यूज ओबे। ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें चाइल्ड रिफ्यूज करता है, आपकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं समझता है और अपनी मिस्टेक को दूसरों पर लगाने की कोशिश करता है? मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया है, आपको फिर भी एक बार समझाने के लिए, ओडीडी एक ऐसा डिसऑर्डर है, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जो हमेशा रिफ्यूज और रिबेल कंपटीशन करने की क्षमता रखता है। मतलब चिल्ड्रन हमेशा ऑब्सेशन इस चीज का, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें चाइल्ड हमेशा अपोजिट पर्सन्स के प्रति ऐसी भावना क्रिएट करता है, ऐसी चीजों को लेकर रखता है जिससे वो उसका बिहेवियर सिम्टम्स पे डिसऑर्डर क्रिएट करना। चिल्ड्रन हमेशा एक अनदर वे में चीजों को लेके जाते हैं, मिस्टेक करते हैं, अपनी मिस्टेक को दूसरों पर लगाने की कोशिश करते हैं, जो इस डिसऑर्डर का कॉमन सिम्टम्स था। जो ये ओडीडी डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन ऑलवेज टेंड टू डिस्टर्ब द पर्सन हु इज अराउंड देम, और इनके अंदर स्लो सेल्फ एस्टीम होता है, दे हैव टू प्रॉब्लम टू मेकिंग फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को बनाने में असमर्थ होते हैं या कैपेबल नहीं होते हैं। ये भी कह सकते हैं ये मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो क्रिएट करता है एक ऑब्स्टेकल जिसमें चाइल्ड हमेशा एक ऐसी पजल की स्थिति में रहता है। नेक्स्ट है, इन विच डिसऑर्डर
the affected individuals repeat words and actions again and feel difficulties for the expression and emotion. ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन्स को एक ही चीज को रिपीट करने का, वर्ड को रिपीट करने का या एक्शंस को रिपीट करने का, डिफिकल्टीज फेस करने का और एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है? तो इस डिसऑर्डर का नाम है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आंसर 1 इज करेक्ट। इस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD इज करेक्ट। मतलब कि ऑब्सेशन होना किसी चीज का कि बार-बार अपने चीजों को अनवांटेड थॉट्स के थ्रू सोचना और चीजों को क्रिएट करते रहना। एक अनवांटेड थॉट का तरीका स्टार्ट हो जाता है जिससे चीजों को, इन सिंपल वर्ड हम जानते हैं कि OCD एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो क्रिएट करता है ऑब्सेशंस को, रिपीटेड अनवांटेड थॉट को जो कंसिस्टेंटली लगातार ऐसे आते रहते हैं जो किसी भी एज ग्रुप में चिल्ड्रन को अफेक्ट कर सकता है या अडल्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि विच डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल्स हु रिपीटेड वर्ड एंड एक्शंस एंड फील डिफिकल्टीज बाय द इमोशंस। कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ये सब चीजें होती हैं? तो हमको मालूम है कि OCD इज अ टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट कॉज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स टू गेट सम रिस्क और टास्क एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल, जैसे हाथों को बार-बार होना, जर्म्स की प्रॉब्लम की वजह से या डर की वजह से हमने अपने हाथों को बार-बार ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से जो पेशेंट होते हैं या अफेक्टेड होते हैं वो अपने हाथों को बार-बार धोने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई हमको एग्जांपल्स मैंने आपको और बताने हैं जिससे आपको अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटीज के कॉज क्या है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्फेक्शनस डिजीज, malnutrition, एक्सीडेंट या ऑल ऑफ दीज। देखिए अब इसमें भी बेस्ट 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर करेक्ट है, तो एक आंसर करेक्ट है तो आपको चुनना है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए कंफ्यूजन यही पे क्रिएट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी डिसेबिलिटीज के कॉज है। malnutrition, इन्फेक्शनस डिजीज जो आगे चल के डिसेबिलिटीज बन जाता है, जैसे कोई सेप्टिक बना वहां से पार्ट को काट देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, तो वो डिसेबल हो गए, हम फिजिकल डिसेबिलिटीज में आ गए। तो कौन सी ऐसी चीज है जो डिसेबल करती है? तो इन्फेक्शनस डिजीज इज राइट आंसर, malnutrition also right answer, accident is also right answer, that's why all of these, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा all of these। मतलब चारों आंसर्स हैं, वो तीनों आंसर जो गिवन है वो करेक्ट है, तो that's why all of these is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is not a disability adequate। डिसेबिलिटी एडिक्वेट मतलब विकलांगता शिष्टाचार में क्या नहीं आता है? टू लिसन अटेंटिवली, टू pretend to understand them, or to avoid learning to the wheelchairs, or to avoid asking personal questions। तो उसका आंसर करेक्ट होगा to pretend the understand। क्वेश्चन नंबर थर्ड 7th है कि which type of disability creates hindrance or obstacles for an individual to store and process and produce information। मैंने इस क्वेश्चन को दूसरी या तीसरी बार बताना है आपको, दोबारा बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जो क्रिएट करती है ऑब्स्टिकल्स इंडिविजुअल्स में टू स्टोर और प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। वो कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है? तो देखिए 3 टाइप की डिसेबिलिटीज होती थी, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज का में होता क्या है? हाइंड्रेंस या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना जिसमें पर्सन सिट, कंप्यूट और राइट का पोजीशन ना ले पाए, ना प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन को समझ पाए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वो होती हैं जिसमें बच्चे को या अडल्ट में कंपोजिशन से रिलेटेड या मैथमेटिकल कंपोजिशंस कह लें, रीजनिंग एबिलिटीज का रिडक्शंस होना, ऑब्स्टिकल्स होना किसी चीज को समझना और कंप्यूट करके बोलने का। और थर्ड होता है फिजिकल डिसेबिलिटी जिसमें फिजिकली पार्ट या लिम्ब का प्रॉपर वर्क ना करना। तो 3 टाइप की डिसेबिलिटीज को मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि which type of disabilities can create the hindrance or obstacles for an individual to store, process and produce information। कौन सी ऐसी डिसेबिलिटीज है? तो पहला दे रखा है इंटेलेक्चुअल, पर इंटेलेक्चुअल नहीं होगा क्योंकि ये रीजनिंग एबिलिटीज या कंप्यूटेशन एबिलिटीज की बात करते हैं। थर्ड सेकंड है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। यस, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज द राइट आंसर क्योंकि इसी में 3 टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं, मेमोरी लॉस या मेमोरी हाइपर एक्टिविटी, डिसलेक्सिया या हाइपर एक्टिविटीज। और थर्ड दे रखा है फिजिकल और फोर्थ दे रखा है ऑप्शंस नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर करेक्ट है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। द लास्ट क्वेश्चन इज
Which is the cause of ODD? ODD का कॉज क्या है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी, थर्ड दे रखा है सोशल फैक्टर और फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए फिर से भाई बेस्ट फोर की बात आ गई कि विच ऑफ द कॉज ऑफ ओडीडी, ओडीडी का कॉज क्या है? देखिए ओडीडी एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है या मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि जेनेटिक फंक्शन भी काम कर सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम कर सकता है, सोशल फैक्टर्स भी काम कर सकते हैं। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर कि ऑल ऑफ द अबव इन इस डिजीज का ओडीडी का ये तीनों गिवन आंसर इज करेक्ट। दैट्स व्हाई आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। तो हमको इस तरीके के साथ में आंसर्स को चूज करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा और कौन सा आंसर करेक्ट नहीं होगा। जहां पे ऑल ऑफ दीज या ऐसे क्वेश्चन है जिसके सिमिलर आंसर मिल रहे होंगे, आपको बड़ी इंटेलिजेंस के साथ उसका जवाब देना होगा, अदरवाइज आप उस क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ें, रिपीट करें, वीडियोस को कंप्लीट देखें, उन वीडियोस में ही आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने आपको लगभग 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर के एमसीक्यू बेसिस पे जो पूछे जाने हैं उसके बारे में आपको बताया है, कंप्लीट किया है इसके पूरे टॉपिक को। एक बार फिर से रिकैप करूंगा इस टॉपिक में कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा था डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बारे में, मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटीज के 3 थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, डिसऑर्डर क्या होते हैं, डिसऑर्डर के टाइप्स क्या थे, सबके सिम्टम्स और कॉज को जाना, कैसे कैसे हो सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि फिजिकल स्ट्रेटजीज को बनाना फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए, और डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स क्या थे कि डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स के बारे में कि डिसेबल पर्सन के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो इस कंप्लीट वीडियो में ये हमारा चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग 4th वीडियो है जिसमें हमने सारे इस चैप्टर के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इसको हम लोगों ने कवर किया है सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी मिल सकते हैं कि व्हाट इज द डिसेबिलिटी या एलुबरेट द डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, ऐसे कई क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आंसर का मीडियम आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का पेज नहीं भरना है, लिमिट वर्ड्स में करेक्ट करना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं, हेडिंग्स के साथ आंसर देने हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज डिसेबिलिटी एंड डिस्क्राइब द हिज टाइप्स, तो आपको तीनों टाइप्स के बारे में लिख के उसके बारे में भी लिखना होगा। ये नहीं कि आपने पूरा पेज भर देना है। तो आंसर्स करेक्ट क्या है, वो डिफिकल्टीज होती है टीचर्स को छांटने में, चुनने में कि आपने करेक्ट कहां पर लिखा है। तो आप पॉइंट वाइज आंसर दें, पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखने हैं, चाहे क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो चाहे क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो, आपको आंसर्स देने हैं और आपको आंसर देंगे तो आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन आप अगर पॉइंट वाइज आंसर नहीं देंगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। इस वीडियोस में मैंने 20 एमसीक्यूज कवर किए हैं, आप उस एमसीक्यूज को पढ़ें, समझने की कोशिश। थैंक यू सो मच।